गेटिंग अ शेंगन वीज़ा इज़ गेटिंग टफर मंथ बाय मंथ, और इसका एक मेन रीज़न है, खूब सारे इंडियंस जा रहे हैं यूरोप शेंगन एरिया में टूरिस्ट वीज़ा लेके, स्टूडेंट वीज़ा लेके, लेकिन वीज़ा ख़त्म होने के बाद वो वापस नहीं आ रहे इंडिया। और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, ये पूरे एशियंस पे लागू होता है। श्रीलंकन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाली, सब लोग को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बेटर लग रही है उनकी कंट्री से, तो इसलिए वो वहाँ जाते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जॉब मिलता है, सस्ता जॉब मिलता है, कुछ भी जॉब मिलता है, लेकिन वो वापस इंडिया नहीं आ रहे। और यूरोपियन कंट्रीज़ को ये सब पता है, उनके पास पूरा डेटा है, उनको हर महीने का डिटेल पता है कि इस महीने कितने लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है लेकिन वो वापस नहीं गए। तो ये पूरा विशियस सर्कल चालू हो गया है। उनके पास डेटा आता है कि इस महीने इतने लोग नहीं आए, जब पिछले महीने से कंपेयर करें तो वो ज़्यादा थे, फिर वो वीज़ा और ज़्यादा रिजेक्ट करना चालू करते हैं, फिर जितने लोग पहुँचते हैं फिर उनको पता पड़ता है कि और लोग नहीं आए वापस कंट्री, उनकी होम कंट्री में, और इसलिए मंथ टू मंथ रिजेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। ये चालू हुआ था बदलना 2020 से, जब कोविड आया था, जब वो कोविड के रिस्ट्रिक्शन खुले थे, तो उनको काफ़ी टूरिस्ट की ज़रूरत थी पूरे यूरोपियंस को, उनकी इकोनॉमी में टूरिस्ट का रोल बहुत बड़ा है। तो उन्होंने ओपन किया, नए नए टाइप के वीज़ा भी इंट्रोड्यूस किए, डिजिटल नॉमेड वीज़ा, उन्होंने सीजनल वर्क वीज़ा इंट्रोड्यूस किया ताकि लोग आए उनकी कंट्री में घूमने के लिए, काम करने के लिए, उनकी इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए। लेकिन 2023 से सब कुछ गेम चेंज होना चालू हुआ। लोग आए तो सही लेकिन वो वापस नहीं गए उनकी कंट्री, तो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई वहाँ पे। सीरियन वॉर चालू हुआ था, जब से खूब सारे इमिग्रेंट सीरिया से उन्होंने अडॉप्ट किए थे। यूक्रेन वॉर चालू हुआ, यूक्रेनियन बहुत थे यूरोप में, तो एक टाइप का क्राइसिस वहाँ आ गया इमिग्रेशन को लेके, तो इसलिए अब वो स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो शेंगन की 29 कंट्रीज़ में से कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जिनका रिजेक्शन रेट कम है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी है कि आप कितना भी कोशिश कर लो आपको वीज़ा उन कंट्रीज़ से नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँगा ऐसी कंट्रीज़ को अवॉइड करो। इवन दो आपका अगर प्लान उन कंट्रीज़ में जाने का है तब भी आप वीज़ा उन कंट्री से मत लो। इवन दो आपके पास पुराने 2-3 शेंगन वीज़ा रखे हैं तब भी इन कंट्री से बिल्कुल भी मत लो। तो एक एक करके ये कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमेशा की तरह नंबर 1 पर है पोर्चुगल। डू नॉट अप्लाई फ्रॉम पोर्चुगल, कुछ भी हो जाए, भले ही आपके सन डॉटर पोर्चुगल में काम कर रहे हैं, आप फैमिली विजिट वीज़ा भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी पोर्चुगल से मत करो, इससे तो एक टूरिस्ट वीज़ा किसी और कंट्री से कर लो। पोर्चुगल में सबसे ज़्यादा कन्वर्शन हुए थे 2023 में। टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट करके लोग वहाँ का वर्क वीज़ा ले लेते हैं, पेपर्स बन जाते हैं वहाँ पे। तो जून 2024 में एक नया रूल भी आया था जब ये पूरा अबॉलिश कर दिया गया था कि यू कांट कन्वर्ट अ टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क वीज़ा। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होने के लिए उन्होंने मई के स्टार्ट में उन्होंने वीज़ा देना कम कर दिया था। तो अभी तक भी उनका सक्सेस रेट बहुत गंदा है, रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, 10 में से 9 एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो रही है अगर कोई पोर्चुगल से अप्लाई कर रहा है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऐसी कंट्री है जिसने बहुत वीज़ा बांटे हैं पिछले 2 साल में, लेकिन अब उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ा यू नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, शेंगन नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। तो वैसे ही सेकंड नंबर पर है माल्टा कंट्री में भी सबसे इजी था पेपर बनवाना, वहाँ जाके लोग कन्वर्ट कर लेते थे अपना टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में, काम कुछ भी मिल जाता था, 2-3 साल टैक्स भरते थे और फिर उनका आगे का प्रोसेस रहता था कि अब वापस नहीं जाना, यहीं की सिटीजनशिप लेना। तो इसलिए शेंगन कंट्रीज़ ने इनको फोर्स किया माल्टा को कि आप देना बंद करो, और इसीलिए माल्टा का रिजेक्शन रेट अभी बहुत हाई है, वहाँ से अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे ही थर्ड नंबर पर है पोलैंड का तो शायद आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि उनका डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर पे आई थिंक बहुत बड़ा फ़ाइन लगा है, वो अरेस्ट भी हुआ है इस केस में। वो पैसे लेके लोग को टूरिस्ट वीज़ा दिला रहा था, टूरिस्ट वीज़ा क्या उसको कन्वर्ट करा रहा था, ऐसा पता पड़ा उन शेंगन कंट्रीज़ को। तो पोलैंड पे अभी एक रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए पोलैंड से मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी फैमिली विज़िट वीज़ा पोलैंड का मैं बोलूँगा ओपन है, रिसेंटली कराया था लोगों का इसलिए मुझे पता है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई मत करो पोलैंड का, इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। नंबर 4 और नंबर 5 पर है नॉर्डिक कंट्री, बट नॉट ऑल नॉर्डिक कंट्री। ये है 4th पे डेनमार्क और 5th पे स्वीडन। इनका भी थोड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है कंट्री में, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि खूब सारे इमिग्रेंट्स आ चुके हैं हमारी कंट्री में, वी डोंट वांट एनी मोर इमिग्रेंट्स। तो बिल्कुल उन्होंने वीज़ा देना बंद कर दिया है। और सेम अगर आपको उन कंट्रीज़ में जाना है तो वहाँ नहीं करके आसपास की कंट्री नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, वहाँ से अप्लाई करो। डोंट अप्लाई फ्रॉम डेनमार्क, डोंट अप्लाई फ्रॉम स्वीडन।
नंबर 6 और नंबर 7 पर है रोमानिया एंड बुल्गारिया। काफ़ी अच्छी कंट्रीज है, काफ़ी चीप कंट्रीज है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, और घूमने लायक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जाना है घूमने, तो मेक श्योर यू डोंट कंबाइन द ट्रिप विद अदर शेंगन कंट्री। आपको लगे कि रोमानिया से मैं हंगरी चले जाऊँ या और चेक रिपब्लिक चले जाऊँ, सो नहीं, ऐसा नहीं होएगा। इनको कंडीशनल बेसिस पे अडॉप्ट किया था कि हाँ शेंगन का पार्ट हो, लेकिन अगर किसी के पास रोमानिया बुल्गारिया का वीज़ा है तो वो दूसरी कंट्री में ऐसे फ्री मूव नहीं हो सकता। फिर से आपका इमिग्रेशन होएगा, रोमानिया से एग्ज़िट करना पड़ेगा और फिर उन कंट्री में एंटर करना पड़ेगा। तो इनका भी जो वीज़ा मिलता है वो सिर्फ स्पेसिफिक टू रोमानिया मिलता है। आपको रोमानिया का अगर शेंगन वीज़ा मिला तो डैट विल बी वेरी स्पेसिफिक टू रोमानिया, आप सिर्फ रोमानिया ही जा सकते हो। तो इसलिए डोंट कंबाइन ट्रिप विद रोमानिया टू अदर शेंगन कंट्री और बुल्गारिया विद अदर शेंगन कंट्री, रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। नंबर 8 और 9 पर है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ स्लोवेनिया एंड हंगरी। अब इनका पहले थोड़ा बेटर हुआ करता था एक्सेप्टेंस रेट, लेकिन अभी क्या रियलाइज़ किया है कि एक बहुत अच्छी प्रोफाइल आई थी हमारे पास कि स्लोवेनिया जाना है। प्लान ही था कि स्लोवेनिया और क्रोएशिया घूमने का, तो उन्होंने अप्लाई किया था उसका और उनका रिफ्यूज़ल हुआ। उनके पास में शेंगन वीज़ा भी थे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी, दोनों हस्बैंड वाइफ एम्प्लॉयड थे, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हुआ। 2 बार रिजेक्ट हुआ, फिर वो पास में आए कि क्या करना चाहिए, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि डोंट अप्लाई फ्रॉम स्लोवेनिया, फिर से वो रिजेक्ट ही करेंगे, अप्लाई फ्रॉम अ थर्ड कंट्री। और जैसे ही थर्ड कंट्री से अप्लाई किया, सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनका एक्सेप्ट हो गया। तो यही प्रॉब्लम चल रही है अभी स्लोवेनिया में यूरोपियंस लोग खूब आते हैं घूमने के लिए, लेकिन एशियन लोग को इतना वेलकम नहीं है घूमने के लिए, सो उनका भी रिजेक्शन रेट हाई है। हंगरी का भी यही प्रॉब्लम चल रही है कि हंगरी ने भी वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम किया हुआ है अभी के टाइम। नंबर 10, 11, 12 पर है बाल्टिक कंट्रीज़ ऑफ लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड लटविया। अगर मैप में देखोगे तो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे है ये तीनों कंट्रीज़। नेटो का पार्ट है, ईयू का पार्ट है, शेंगन का भी पार्ट है, लेकिन काफ़ी टाइम से ज़्यादा लोग वहाँ से अप्लाई करते भी नहीं थे और करना भी नहीं चाहिए। थोड़ी उनका हमेशा से स्ट्रिक्ट रहे वो, उनकी चेकलिस्ट भी उठा के देखोगे तो उसमें दिखेगा कि वो अलग से बोलते हैं कि आपको कंफर्म फ़्लाइट टिकट चाहिए, फुली पेड होटल बुकिंग चाहिए, नॉट इनके थ्रू नहीं कराना आपको, booking.com या किसी के थ्रू, बुक डायरेक्टली फ्रॉम द होटल और उसका कंफर्मेशन ईमेल भी दिखाओ, पे किया है उसका भी प्रूफ दिखाओ। फिर ये भी बोलते हैं कि आप किसी एजेंसी के थ्रू बुक करो और उस एजेंसी को आपको कुछ एडवांस भी पे करके रखना चाहिए जो नॉन रिफंडेबल है, इसलिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है इनके, इसलिए बेटर है नॉट टू अप्लाई फ्रॉम दिस 3 कंट्रीज़। तो ये थी 12 कंट्रीज। स्पेशली अगर आप अप्लाई कर रहे हो दिसंबर में या जनवरी में, सो अवॉइड दिस 12 कंट्रीज़। हो सकता है जनवरी के बाद इनका सक्सेस रेट चेंज हो, तो मैं आई विल मेक अनदर वीडियो कि उस टाइम कौन सी वर्स्ट कंट्री चल रही है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा रिजेक्शन। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये रिजेक्ट करते क्यों, उनकी इकोनॉमी पे तो इतना बड़ा डिपेंडेंस है टूरिज़्म पे, उनको तो और ज़्यादा टूरिस्ट चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये सिर्फ 2021 तक ही था कि जब उनको लोगों की ज़रूरत थी, उसके बाद से तो उनको ऐसा नहीं है कि लोगों की ज़रूरत है, टूरिस्ट की ज़रूरत है या इवन वर्कर्स की भी ज़रूरत है। जिनका वीज़ा रिजेक्ट होता है उनको लगता है कि यार एम्बेसी से कुछ गलती हुई है, मेरे डॉक्यूमेंट्स तो प्रॉपर थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में कमी रहती है, या तो ट्रैवल आइटनरी में कमी होएगी, या कवर लेटर में आप अपने केस को समझा नहीं पाए, या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, इसलिए ऐसा होता है। और वीज़ा रिजेक्शन पैसों की टर्म्स में बात करें तो ये यूरोपियन कंट्रीज ने 1100 करोड़ रुपए कमाए सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट करके। वीज़ा बांटने से कितने पैसे कमाए होते एक अलग मैटर है, वो तो अलग ही है, लेकिन सिर्फ वीज़ा रिजेक्ट करके। अब सोचो ये 2023 का फिगर है, अभी का फिगर आएगा अगले महीने तब पता पड़ेगा। अराउंड 18% रिजेक्ट किया था उन्होंने सारे एप्लीकेशंस को, उससे वो 1100 करोड़ रुपए कमाए। तो आप अपना पैसा वेस्ट मत करो इन एम्बेसीज में अप्लाई करके, सही एम्बेसीज में अप्लाई करो। और कहाँ से अप्लाई करो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टॉप 5-6 कंट्री जहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए इफ़ यू अप्लाइंग इन दिसंबर और जनवरी, वो वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ रहे हैं क्या रिजेक्शन को लेके इन 12 कंट्रीज़ में, या 12 कंट्रीज़ में से कोई और आप ऐड करना चाहते हैं 12 कंट्री, 13वीं कंट्री की वहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो भी बताएं। या फिर इन 12 कंट्रीज़ में से किसी के साथ आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो भी बताएं। अपन मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे कि कहाँ से अप्लाई करना चाहिए।